हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 132 भारतीय सरकार और राजनीति, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का टॉपिक है राजनीति के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण बताइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो मार्क्सवाद की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं राजनीति के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी अवधारणा भारतीय राजनीति में समाज के विश्लेषण में सहायता करती है। तो स्टूडेंट, कार्ल मार्क्स जो थे वो मार्क्सवाद के प्रणेता थे। इनका जन्म जर्मनी में ट्रायर के एक यहूदी परिवार में 5 मई 1818 में हुआ। मार्क्सवाद ने बर्लिन विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। 1841 में जेना विश्वविद्यालय ने इन्हें पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया। बर्लिन विश्वविद्यालय में ही मार्क्स युवा हीगलवादी आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। वे युवा हीगलवाद, पर्शियन सरकार और ईसाई धर्म की आलोचना किया करते थे। मार्क्स के सरकार विरोधी आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। फिर वो बाद में चलकर पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स एक के बाद एक करके काफ़ी वो आगे बढ़ते चले गए। मार्क्स के अनुसार राजनीति का संबंध वर्ग संघर्ष का होगा। उसके अनुसार राजनीति समाज में स्थित परस्पर दो विरोधी वर्गों के आपसी संघर्ष के कारण उत्पन्न होती है। तो कार्ल मार्क्स के मानना था कि समाज में सदैव दो वर्ग होंगे, एक शक्तिशाली वर्ग और एक शक्तिहीन वर्ग। और इस वर्ग संपन्न समाज का जो आधार होगा वो होगा आर्थिक शक्ति। यानी जिस वर्ग के पास आर्थिक शक्ति होगी वो आर्थिक शक्ति के आधार पर राजनीति को अपने हित में कर लेगा। तो समाज में जो आर्थिक शक्ति होती है वो पूंजीपति वर्ग या शक्तिशाली वर्ग के हाथों में होती है। इसलिए इस दो विरोधी वर्गों के बीच में आपसी संघर्ष चलता रहेगा, क्योंकि शक्तिशाली वर्ग इस राजनीति के माध्यम से समाज में दूसरे वर्ग के ऊपर अपना अधिकार जमाए रखते हैं, जिससे दोनों वर्गों में संघर्ष उत्पन्न होता है। क्योंकि समाज में सदैव परस्पर दो विरोधी वर्ग होते हैं। इन दो वर्गों में जो वर्ग आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली होता है वह राजनीति का प्रयोग अपने हितों के लिए करता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जिस वर्ग के पास आर्थिक शक्ति होगी राजनीति भी उसके हाथ में होगी, क्योंकि समाज में जो आर्थिक शक्ति है वो शक्तिशाली वर्ग के हाथों में होती है। इसलिए राजनीति का प्रयोग भी वो अपने हित के लिए करता है। इस प्रकार मार्क्सवाद के अनुसार समाज में आर्थिक असमानता के कारण राजनीति के माध्यम से निर्धन वर्ग नियंत्रण रखने का प्रयास करता है, जिससे राजनीति के माध्यम से जो शक्तिशाली वर्ग है जिसके पास आर्थिक शक्ति है वो समाज में आर्थिक असमानता को जन्म देता है। इस आर्थिक असमानता से दोनों वर्गों में घृणा की भावना उत्पन्न होती है। एक और समाज में जो शक्तिहीन वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसका शोषण होता है और इस शोषण से परेशान होकर वो दूसरे वर्ग से घृणा करने लग जाते हैं। इस राजनीति को शक्तिशाली वर्ग के हितों में एक शोषणकारी यंत्र के रूप में माना गया जो शक्तिहीन वर्गों का शोषण करता है। अब बात करते हैं समाज का आर्थिक स्वरूप, जो कि कार्ल मार्क्स ने राजनीति पे जो अपने विचार दिए हैं उसने बोला कि समाज कैसे बना। कार्ल मार्क्स के अनुसार ये जो कार्ल मार्क्स ने जो बोला है कि समाज का जो आधार है वो आर्थिक स्वरूप है। मार्क्स के अनुसार मनुष्य के आर्थिक संबंधों के कारण समाज का जन्म हुआ है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग के पास आर्थिक शक्ति है। इस आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए समाज में बड़े बड़े उद्योग और कंपनियों की स्थापना करता है और उसमें काम करने के लिए जो शक्तिहीन वर्ग है वो कार्यरत रहते हैं और वो अपनी जीविका को चलाने के लिए इन पूंजीपति वर्ग के जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं इनमें काम करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। खैर, यहाँ पर मार्क्सवाद ने समाज का आर्थिक स्वरूप
बताया। और इस आर्थिक स्वरूप से दोनों वर्ग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अतः व्यक्ति के आर्थिक संबंध बदलने पर समाज भी परिवर्तित हो जाता है, और जब ये दोनों वर्गों के जो आर्थिक संबंध है वो बदलेंगे तो समाज ही बदल जाएगा। अब बात करते हैं कि आगे सामाजिक वर्गों का विकास कैसे हुआ है। तो जैसे समाज आर्थिक संबंधों के कारण है, जब क्रांति होगी तो आर्थिक संबंध बदलेंगे तो समाज भी बदलेगा। सेकंड पॉइंट है सामाजिक वर्गों का विकास। कार्ल मार्क्स ने इन्होंने बताया कि समाज में जो दो वर्ग बने हैं, इन वर्गों का विकास कैसे हुआ, और जिसे इन्होंने निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कराया। पहला, आदिम साम्यवादी युग। सामाजिक वर्गों में कार्ल मार्क्स का मानना था कि प्राचीन काल में आदिम साम्यवादी युग था। आदिम साम्यवादी युग में लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले संसाधन अधिक थे। इसलिए ये युग जो था शांति प्रिय युग था, और यहाँ पर कोई भी शोषणकारी क्रियाएं नहीं होती थी, बल्कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसलिए इस युग को आदिम साम्यवादी युग कहा गया। फिर समय बीता, कुछ समय बाद दास प्रथा का युग आया, क्योंकि कुछ समय बाद कुछ लोग यानी कुछ लालची लोगों का जन्म हो गया, जिससे उन्होंने बड़े बड़े संसाधनों पर अधिकार जमा लिया, जिससे संसाधन कम हो गए और लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई, क्योंकि समय और परिस्थिति के साथ जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या बढ़ने के बाद कुछ लालची लोगों का जन्म हुआ, तो उन्होंने अपने लालच को पूरा करने के लिए समाज के कुछ जो संसाधन है, जो लोगों की आवश्यकता को पूरा करते हैं, उन संसाधनों पर उन्होंने बलपूर्वक अपना अधिकार जमा लिया, जिससे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई और संसाधन सीमित हो गए। इसलिए इस युग को दास प्रथा का युग किया, और लोगों ने अपने संसाधन को बढ़ाने के लिए लोगों को दास बनाना शुरू कर दिया, और दासों के माध्यम से जो संसाधन है, उन्हें संसाधनों को उन्होंने बढ़ाया और इन दासों से अपने व्यापार को बढ़ाया, जिससे दास प्रथा का युग आरंभ हुआ। फिर है सामंतवादी युग। इन बड़े बड़े जो दास के माध्यम से जो बड़े बड़े जो मैंने आपको बताया कि जो लालची लोग थे, यानी जो स्वार्थी लोग थे, उन्होंने अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी भूमि पर उनका अधिकार हो गया, और जिससे यहाँ पर सामंतवादी युग आरंभ हो गया। और इन सामंतवादों ने समाज के निचले वर्गों का शोषण किया। कुछ समय बीता, फिर जो चौथा वर्ग आया पूंजीवादी। इस सामंतवादी लोग जो थे वो एक आर्थिक रूप से आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने लगे। समाज की जो संसाधन और आर्थिक शक्ति थी इन सामंती लोगों के पास आ गई, जिस तरह से समाज में दो वर्ग बन गए और यहाँ पर पूंजीवादी युग आरंभ हो गया। और इस पूंजीवादी युग में आर्थिक शक्ति शक्तिशाली वर्गों के पास चली गई, और शक्तिहीन वर्ग इस आर्थिक शक्ति के अभाव में वो गरीब से गरीब होते चले गए। इस तरह से पूंजीवादी युग आरंभ हुआ, और इस पूंजीवादी युग में समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। और ये समाज दो वर्ग में विभाजित होने के साथ ही ये समाज जो कहलाया वो वर्ग संपन्न समाज कहलाया। और इस वर्ग संपन्न समाज में जो राजनीति की जो लाठी थी वो शक्तिशाली वर्गों के पास आ गई। इस तरह से समाज और राजनीति का जन्म हुआ। नेक्स्ट है शोषण के यंत्र के रूप में राजनीति। कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि जो शोषण का यंत्र है वो राजनीति है, क्योंकि शक्तिशाली वर्ग के पास राजनीति का जन्म हुआ, क्योंकि आर्थिक शक्ति इनके पास है। उन्होंने आर्थिक शक्ति के माध्यम से राजनीति का जन्म किया, और राजनीति के माध्यम से उन्होंने समाज के दूसरे वर्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, ताकि वो दूसरा वर्ग जो है वो बगावत ना कर सके और शक्तिशाली वर्गों के खिलाफ आवाज ना उठा सके। इसलिए उन्होंने इस राजनीति को अपने हित के लिए एक शोषण के यंत्र के रूप में प्रयोग किया, शक्तिहीन वर्गों के खिलाफ। तो इस तरह से शोषण के यंत्र के रूप में राजनीति। इसलिए वर्ग संबंध समाज, जब समाज में दो वर्ग हैं वो इस राजनीति को अस्वीकार करते हैं, शक्तिहीन वर्ग। नेक्स्ट है राजनीति द्वारा वर्ग नियंत्रण। जी, मार्क्स के अनुसार जिस वर्ग के पास आर्थिक शक्ति होती है उस वर्ग के हाथों में राजनीति होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये वर्ग राजनीति के माध्यम से दूसरे वर्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जिससे यहाँ पर वर्ग नियंत्रण तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर वर्ग संघर्ष की जो भावना थी वो पैदा होने लगती है। इसलिए इस राजनीति के द्वारा जो समाज में जो दो वर्ग है उनमें संघर्ष बना रहता है, और शक्तिहीन वर्ग इस राजनीति के अंत को करने के प्रयास करते रहते हैं। इसलिए राजनीति द्वारा वर्ग नियंत्रण का प्रयास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कार्ल मार्क्स ने बोला, क्रांतिकारी क्रिया के रूप में राजनीति। जी, ये जो राजनीति होगी एक क्रांतिकारी क्रिया के रूप में होगी। मार्क्स के अनुसार विभिन्न वर्गों के बीच जो विवाद व समस्या है उसका समाधान
के क्रांति और समाज के पुनर्निर्माण से ही संभव हो सकता है। और जब इस राजनीति जो समाज के जो निर्धन वर्ग हैं उनको शोषण को अधिक बढ़ाएगा तो यहाँ क्रांति हो जाएगी। इस क्रांति के बाद जो समाज में सारे जो शक्तिशाली वर्ग है उसका खात्मा कर दिया जाएगा, यानी जो क्रांतिकारी क्रिया अपनाएंगे वो शक्तिहीन, क्योंकि शक्तिशाली वर्गों के पास तो राजनीति है और शक्तिहीन वर्गों के पास उनका हथियार है अपने बचाव का, वो है क्रांति। इस क्रांति में उस वर्ग की विजय प्राप्त होगी जिसकी सदस्य संख्या ज़्यादा होगी और समाज में सदैव हमेशा शक्तिहीन यानी गरीब वर्ग ज़्यादा होता है। इसलिए इस क्रांति में गरीब वर्ग अमीरों का खात्मा कर देंगे, समाज में केवल एक वर्ग बचेगा, यानी पूंजी शक्तिशाली वर्ग के अंत के साथ उनकी राजनीति का भी अंत हो जाएगा। अब जो राजनीति आएगी वो शक्तिहीन वर्गों की आएगी जो कि साम्यवादी सरकार के रूप में जानी जाती है। इस तरह से समाज में बदलाव हो जाएगा। नेक्स्ट है राजनीति का अंत। मार्क्स के अनुसार श्रमिकों के शासन में राजनीति के माध्यम से वर्ग संघर्ष और वर्ग विभाजन का अंत किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप राजनीति की भी कोई आवश्यकता नहीं रही और राजनीति का अंत हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको बताया कि जब वर्ग संघर्ष होगा इस क्रांति के माध्यम से शक्तिशाली वर्ग और उनके द्वारा जो शोषणकारी यंत्र राजनीति है उसका अंत कर दिया जाएगा। अब समाज में केवल एक ही वर्ग बचेगा और वो समाज कहलाएगा वर्ग विहीन समाज, यानी वर्ग संपन्न समाज क्रांति के द्वारा उसका अंत कर दिया जाएगा और शक्तिहीन वर्ग अब अपनी एक सरकार का निर्माण करेंगे। उस सरकार का नाम होगा साम्यवादी सरकार और ये साम्यवादी सरकार शक्तिहीन वर्गों के हित के कार्य करेगी। इस तरह से राजनीति का अंत कर दिया जाएगा। ये कार्ल मार्क्स के कुछ राजनीति पर विचार थे, इसे आप बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स के जो राजनीति के संबंध में जो विचार हैं उसकी आलोचना विरोधियों ने करी है। तो आलोचकों क्या कहते हैं, जैसे कि आलोचक ये कहते हैं कि समाज का आधार केवल आर्थिक तत्व नहीं है, क्योंकि कार्ल मार्क्स कहता है कि समाज जो बना है वो केवल आर्थिक तत्वों से बना है, आर्थिक शक्ति जिसके पास है उन्होंने समाज का निर्माण करा। लेकिन आलोचक इसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आलोचकों का मानना है कि समाज का आधार केवल आर्थिक तत्व नहीं बल्कि समाज लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज का निर्माण करते हैं, क्योंकि समाज जो है समाज में रहकर ही लोग आचरण सीखते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करके कुछ बातें सीखते हैं और वो अदब आदब जैसे बड़ों का आदर करना और समाज में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना जैसी गतिविधियां करते हैं। इसलिए समाज का आधार केवल आर्थिक तत्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट है समाज में केवल दो वर्ग नहीं होते। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में सदैव दो वर्ग होते हैं, शक्तिशाली वर्ग और शक्तिहीन वर्ग। लेकिन आलोचकों का मानना है कि समाज में केवल दो वर्ग नहीं होते बल्कि समाज में अनेकों वर्ग होते हैं, जैसे जातीय वर्ग, धार्मिक वर्ग और भी राजनीतिक वर्ग और सामाजिक वर्ग, बहुत सारे वर्ग होते हैं। इसलिए ये जो राजनीति पर जो कार्ल मार्क्स ने अपनी विचारधारा दी है दो वर्गों की, वो विचारधारा अपूर्ण है। नेक्स्ट है राजनीति सदैव शोषण नहीं करती। कार्ल मार्क्स कहता है कि राजनीति सदैव शोषण करती है, क्योंकि शोषण ये यंत्र के रूप में शक्तिशाली वर्ग कमजोर वर्गों पर इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन राजनीति सदैव शोषण नहीं करती। राजनीति हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारी नीतियां निर्माण और जन कल्याण जैसे कार्य भी करती है, जैसा कि आज की सरकार करती है, जैसे कि आपको निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और बहुत सारे अस्पतालों में इलाज और भी जैसे कि सामाजिक कार्य जैसे स्कूलों में फंडिंग देना, वृद्धावस्था पेंशन जो वृद्धाओं को पेंशन जाती है और इसके अलावा विधवाओं को पेंशन और बहुत सारी चीज़ें। इसलिए राजनीति सदैव शोषण नहीं करती बल्कि राजनीति समाज का कल्याण करती है, यह आलोचकों का मानना है। नेक्स्ट है सभी सामाजिक झगड़े वर्ग संघर्ष नहीं। कार्ल मार्क्स कहता है समाज में हमेशा दो वर्गों के बीच में झगड़े बने रहते हैं, लेकिन ये आलोचक स्वीकार नहीं करते। इनका मानना है सभी सामाजिक झगड़े वर्ग संघर्ष नहीं बल्कि सामाजिक झगड़े, समाज के अगर झगड़े देखोगे तो बहुत सारे झगड़े, जैसे कि बच्चों को लेकर भी झगड़े होते हैं, पारिवारिक झगड़े जैसे घरेलू हिंसा भी झगड़ों में आती है और भी समाज में आप देखते हैं ना, दो जातियों में या दो धर्मों के बीच में भी झगड़े होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ग संघर्ष ही झगड़े हैं, झगड़े के अनेक रूप भी होते हैं, ये आलोचकों का मानना है। नेक्स्ट है राजनीति केवल वर्ग संघर्ष नहीं है। तो राजनीति वर्ग संघर्ष नहीं है बल्कि राजनीति तो वर्ग संघर्ष को खत्म करने का एक माध्यम है। आप देखते हो ना कि जब दो वर्गों में या वर्गों में अगर लड़ाई होती है तो उसमें शांति व्यवस्था, उस समाज में शांति व्यवस्था और दो वर्गों में जो झगड़ा है वो खत्म कौन करता है? हमारी न्यायपालिका भी करती है, यानी न्यायपालिका राजनीति से जुड़ी हुई है, हमारी सरकार करती है, हमारी पुलिस करती है। तो इसलिए राजनीति केवल वर्ग संघर्ष ही नहीं मान सकते बल्कि वर्ग संघर्ष तो राजनीति खत्म करती है। नेक्स्ट है राजनीतिक अंत संभव नहीं। कार्ल मार्क्स कहता है कि राजनीतिक अंत क्रांति के बाद हो जाएगा। जब समाज में शोषण तेजी से बढ़ेगा, समाज में निर्धन वर्ग जब क्रांति कर देंगे और सारे पूंजीपतियों
और शक्तिशाली वर्गों को खत्म कर देंगे, उनके साथ राजनीति का अंत हो जाएगा। लेकिन आलोचकों का मानना है कि राजनीति कभी संभव नहीं, खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि राजनीति के बिना समाज में अशांति पैदा होगी, क्योंकि राजनीति सदैव बनी रहती है, क्योंकि राजनीति के माध्यम से लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और विश्व में शांति व्यवस्था, देश में शांति व्यवस्था, यानी क्षेत्र में शांति व्यवस्था भी राजनीति ही स्थापित करती है। इसलिए राजनीति के बिना समाज में लोग आचरण नहीं कर सकते। अगर राजनीति नहीं होगी, सरकार नहीं होगी, कानून नहीं होंगे, तो समाज में सभी लोग आपस में झगड़ के मर जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि राजनीति का अंत संभव नहीं होगा, लोग ये आवश्यकताएं केवल राजनीति ही पूरी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कार्ल मार्क्स से राजनीति के संबंध में विचार देंगे। अगर आपको हमारी इस वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।